तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम अपना एसएससी जीडी का जो है मॉक टेस्ट नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। बेस्ट अप्रोच के साथ हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको यही से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम तरीके पर आपको पेपर में जरूर मिलेगा। बस विश्वास बना के रखिए और पूरा अच्छे तरीके से आज कल और परसों सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप पेपर में जाके बैठ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं, ठीक भैया। हाँ देखिए, जैसा आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये है प्रोपोर्शन एंड रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बैग में रुपया 5, रुपया 2 एवं रुपया 1 के सिक्कों के रूप में 410 रुपया हैं। कह रहा है सिक्कों की संख्या 4:6:7 के अनुपात में है। कह रहा है रुपया 2 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात ये जो अनुपात दिया गया है, देखिए इसको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम बहुत जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक तरफ क्या कह रहा है कि रुपया है, ठीक है, हमने लिख लिया रुपया, और दूसरी तरफ हमने लिख लिया अनुपात, वो किस अनुपात में दिए गए हैं, ठीक है। देखिए तो पहला क्या है कि 5 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया है। यह अनुपात में किसके हैं? 4:6:9 के रेशियो में है। और टोटल ओवरऑल जो उसने दिया है कि बैग मान लो रहा होगा, उस बैग में कुल रुपया कितना था? 410 रुपया था, ठीक है, 410 रुपया था। तो कह रहा है कि 2 रुपये के उसमें कितने सिक्के थे। तो देखिए ये 5 रुपया था, उसका कितना अनुपात में था? 4 अनुपात में था। अर्थात 5 रुपये के अगर 4 सिक्के रहे होंगे तो आपके पास कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 5 चौकम 20 रुपया हो जाएंगे, ठीक है, 20 रुपये हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर 2 रुपये के 6 सिक्के होंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 6 दूनी 12, अर्थात 12 रुपये हो जाएंगे। अब 1 रुपये के 9 सिक्के रहे होंगे तो कितना रुपये हो जाएंगे? 9 रुपया हो जाएंगे। इसको हमें क्या करना है? ऐड कर लेना है। 20 12 कितना हो गया? 32 9 कितना होगा? 41। अर्थात जो हमारे पास इसको करने के बाद कितना आया? 41 रुपया आया। लेकिन बैग में कितना है? 410 रुपया है। इसको हम क्या कर लेते हैं? इसके बराबर कर लेते हैं। इधर से हमने काट दिया कितना? 41 दहम्मा 410। उसने हमसे पूछा है कि 20 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो जो रेशियो हो उसी से हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अगर हमने 10 से गुणा कर दिया तो 10 छंग कितना हो गया? 60। अर्थात बैग में जो था वो 2 रुपये के कितने, मतलब कितने रुपए थे? 60 रुपए थे, 2 रुपये वाले, ठीक है। हाँ, तो आपको ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए। जितने भी भाई लोग अभी जुड़ चुके हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, और हम आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाते रहेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने कर दिया रेज। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 5/7, एक किसका है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 5/7 का 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1/4 गुणे 2 भागे 1 निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। कितना कह रहा है कि 5/ कितना है? 5/ उसने लिख दिया है 7। उसके बाद कह रहा है का, ठीक है, कह रहा है का 2/5 प्लस कह रहा है 3/7, मतलब 3/7 दिया है, माइनस 1/ उसने दे दिया 14, 1/14। उसके बाद कह रहा है इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, भाग क्या लगा दीजिए 1। इसी का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ओ बाबा, इतना आसान सवाल? हाँ, इतना भी आसान सवाल आपके पेपर में जरूर आएगा। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए हमने कहा बॉडमॉस के रूल पर हमने क्या कहा है कि सबसे पहले जो बॉडमॉस का रूल कहता है क्या? को का भागु जोघा। पहले कोष्ठक हल कीजिए, तो कोष्ठक तो इसमें है नहीं कहीं। का, हाँ का दिखाई दे रहा है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो हमने इसको हटाया, यहाँ पे का मतलब क्या होता है? गुणा। हमने गुणा लगा दिया। अब इसी को हमें सबसे पहले क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 5 से हमने क्या किया? 5 को कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद कितना बचा? 2/7 बचा। उसके बाद क्या करा? को का भा मतलब भाग। अब जहाँ पे भाग हो तो 2/ अगर 1 से भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी गुणा कह रहा है, गुणा, तो इसको हमने जब भाग दिया तो कितना आ गया? 1/7
7 आ गया। अब देखिए +3 अपान यहाँ पे क्या बचा, 7 बचा, उसके बाद -1 अपान कितना बचा, 7 बचा। अब हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसका एलसीएम हमने कितना निकाला, 7 का 7 ही हो जाएगा। उसके बाद 2 + 3 - 1, तो अब 3 2 5, 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4/7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को बोर्ड में इसके रूल पर जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले कोका भागु जोगा पर जाके उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक भैया। हाँ, एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं कि अगर आसान से आसान क्वेश्चन आया तो कैसे बनेगा, उसके बाद अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे बनेगा। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 की अवधि के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 25,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। अर्थात तो कह रहा है कि 5 फरवरी 2009 से कहाँ से गया है, वो गया है 5 फरवरी से। किसका क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2009 से वो कहाँ तक गया है, 18 अप्रैल 2009 तक वो गया है। 2009 तक वो जो लेगा ब्याज को लेगा, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला है, दर जो निकाला है, वो कितना रखा है उसने, 5% रखा है। और उसका जो क्या है, मूलधन जो दिया है, मूलधन दिया है 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपया है। कह रहा है आप हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को जो देने का उसका मकसद था सिर्फ यही था कि 5 फरवरी से 18 अप्रैल तक उसका समय कितना होगा, ठीक है। तो हमने जो निकालते हैं क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। देखिए P कितना है, मूलधन तो उसने दे दिया है, कितना है, 25,000 रुपये है, इंटू R जो है वो कितना है, 5% है, इंटू T अपान 100। देखिए अब हमें निकालना है क्या, समय। तो 5 फरवरी से 18 अप्रैल तक समय कितना होगा, 28 फरवरी में कितना 28 दिन होता है, 5 निकला, कितना आ गया 23, उसके बाद 31, उसके बाद कितना 18, कितना टोटल आ गया, 5 फरवरी से 18 अप्रैल तक कितने टोटल दिन हो रहे हैं, 73 दिन हो रहे हैं। हम जो निकालते हैं वो तो हम वार्षिक निकालते हैं, तो वार्षिक निकालने के लिए एक वर्ष में कितना दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 73/365 को अगर हम काट रहे हैं तो 73 कितना, 73 पंचे जा रहा है, 73 पंचे 100, 365 कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है। तो हमने लिख दिया 1/5, यहाँ से हमने 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया, उसके बाद 00 से 00 कट कर दिया, तो कितना आ गया, 250 रुपया उसका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था। साधारण ब्याज उसका कितना रुपए था, 250 रुपये था। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 5 फरवरी 2009 से 18 अप्रैल 2009 तक उसको लेना था। ये था मासिक में, हमने उसको क्या बना दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, वार्षिक में कर दिया। 73 दिन होते हैं और वार्षिक के लिए हमने 365 से उसको क्या कर दिया, भाग कर दिया, और 73 पंचे हमने कर दिया 1/5। तो ये हमारा क्या होगा, 250 रुपये इसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हाँ, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी आसानी तरीके से ऐसे सॉल्व करने का आप लोगों को प्रयास करते हैं, ठीक भैया। देखिए इस क्वेश्चन को हमने यूं किया इरेज, उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक। देखिए इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखिए हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिन बाद कार्य छोड़ देना चाहिए जिससे कार्य 35 दिनों में पूरा हो जाए। अर्थात 20 कर्मचारी हैं, 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 5 कर्मचारियों को कितने दिनों बाद काम छोड़ देना चाहिए जिससे जो उनका कार्य है वो क्या हो कि 35 दिनों में पूरा हो जाए। तो देखिए हमने वही फार्मूला है ना कि पहले वर्ग का मतलब पहले वाक्य का गुणनफल बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल। जो पहले दिया हो उसको पहले लिखिए, जो बाद में दिया हो उसको बाद में कर दीजिए। तो अगर 20 लोग थे तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर ले रहे थे, 30 दिनों में पूरा कर ले रहे थे।
लेकिन उसने कहा है कि कितने कर्मचारी, मतलब 5 कर्मचारियों को निकाल दिया जाए, 5 कर्मचारियों को निकाल दिया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए 20 कर्मचारी तो पहले थे, उनको हम रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, और उसके बाद कितने दिन बाद निकाल दिया जाए, कितने दिन बाद निकाल दिया जाए उसको हमने x मान लिया। तो 20 कर्मचारी रहे होंगे तो x दिन में वो कार्य को पूरा कर लेते। लेकिन वो कह रहा है कि 35 दिन में से कितने दिन पहले निकाला जाए, ठीक है। अब अगर 5 को हमने निकाल दिया, 20 कर्मचारी थे, 5 कर्मचारी निकाल दिए गए तो बचे कितना कर्मचारी, 15। ये 15 जो है क्या कह रहा है कि 35 दिन से कितना पहले, तो 35 में से हमने मान लिया कि x दिन अगर वो पहले निकल जाएंगे तो कार्य हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, आसानी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए 3 दूनी 6 कितना आ गया, मतलब 20 गुणे 30 बराबर 600। उसके बाद कितना आ गया, 20x आ गया प्लस, इसको हमने इससे गुणा किया। देखिए 15 बच्चे 75 के 5 हासिल 7, 15 × 45 7 52, 525 आ गया माइनस 15x आ गया। देखिए इसको इधर भेज दीजिए, 600 में से अगर 525 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 75, और 20x में से अगर 15x घट गया तो कितना आ गया 5x आ गया। इसको हमने जब कट कर दिया तो x बराबर कितना आ गया 15 दिन आ गया। अर्थात 15 क्या किया जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ कितने दिनों बाद कार्य छोड़ देना चाहिए, तो 15 दिनों बाद क्या करना चाहिए, कार्य को छोड़ देना चाहिए। वो कार्य जिससे क्या होगा कि 35 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो आपको ये तो अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आएगा, ठीक है। देखिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इरेज किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। बस आप भरोसा बना के रखिए, आपको इसी प्रकार से एकदम सेम क्वेश्चन आपको आपके पेपर हाल में देखने को मिलेंगे। बस आप लोग विश्वास के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है अगला नंबर सिस्टम का। कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y संख्या जो है 72 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि x + y का मान ज्ञात कीजिए। संख्या कैसी दी गई है, 4x, संख्या उसने लिखा 4x573y ये संख्या कह रहा है कि 72 से विभाज्य है। तो हमसे मान कह रहा है कि आप x + y का मान ज्ञात के बता दीजिए हमें कि x + y का मान क्या होगा। अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है तो x + y वो कौन सी संख्याएं थी जिनको मतलब 72 से विभाज्य थी, ठीक है। तो हमने कहा अब डायरेक्ट तो हम 72 से चेक नहीं कर सकते हैं, हमें पता है कि 2 4 6 8 9 है ना, 7 11 का नियम। तो इसको हमने जो खंडित किया कितना 8 और 9 के रेशियो में हमने क्या कर दिया 8 9 72, ठीक है, 8 9 72। अर्थात ये संख्या अगर 8 और 9 से विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या क्या होगी 72 से ऑलरेडी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसका 8 का चेक कर लेते हैं। देखिए 9 का चेक करेंगे तो 9 से पहले हम क्या कर लेते हैं 8 का चेक कर लेते हैं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट की किसी भी संख्या का 3 अंक पीछे से अगर 8 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या जो होगी क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, किससे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा के हमने चेक कर लिया। देखिए 73 है, 73 y है, इसको हमें किससे डिविजिबल करना है 8 से। तो 8 9 कितना हो गया 72 हो गया। 72 के एक बचा, यहाँ पे y के स्थान पर क्या रख दे कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या 6 रख सकते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आया कि हमने 6 यहाँ पे कैसे रखा है ना। हाँ तो देखिए y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। तो y को हमने हटाया, y के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 6 रख सकते हैं, ठीक है। y = हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। अब बचा x के स्थान पर, तो अब हमें चेक करना है क्या 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 9 का रूल यह कहता है कि संख्यों का योग अगर क्या हो 9 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो देखिए अब हम इसको सब ऐसे नहीं करेंगे 5 4 9 7 ऐसे करके नहीं करेंगे, है ना, 6 3 9 7 ऐसे करके नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे, अगर 9 हो रहा है तो काट लेंगे 6 3 9। उसके बाद देखिए 5 और 4 9 कट गया, यहाँ पे बचा कितना 7, यहाँ पे x है। अब 7 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है, तो 7 9 से कटने के लिए तो 7 तो कटेगी नहीं, तो सबसे पहले संख्या क्या होती है 9 होती है। तो यहाँ पे 7 दिया है और हमें क्या करना है योग करना है। तो 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो 9 हो जाए,
तो 2 जोड़ेंगे, अर्थात 7 2 क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगी। अर्थात x का मान जो आया 2 आ गया और y का मान 6 आ गया। उसने कहा है कि x प्लस वाई का मान, अर्थात इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा तो लग ही रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से कैसा लग रहा है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने किया इरेज, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन्हीं क्वेश्चनों को आप एक बार और ट्राई कर लीजिएगा फिर से दोबारा, और आपको सेम क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं पेपर हॉल में, ठीक है। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कोई एक संख्या 31 से उतना बड़ी है जितना कि वह 75 से छोटी है, कह रहा है तो वह संख्या कौन सी है। देखिए 31 से उतना बड़ी है कि वह 75 से उतना छोटी है। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है और हम 150 का खेला खेलने चल रहे हैं, अर्थात तुक्का मारने चल रहे हैं, तो पहले कुछ ऑप्शनों को एलिमिनेट कीजिए कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब जैसे देख लीजिए, कह रहा है पहला ऑप्शन कि 106, और उसने प्रश्न में कहा है कि 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है, तो 106 हमारा तो बिल्कुल नहीं होगा, अर्थात पहला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 75 है, 31 से उतना बड़ी, 75 से उतना छोटी है, तो एकदम 75 से क्या है, 74 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब बचा है 44 और 53। 44 और 53 जो बचा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है कि 31 से उतना बड़ी और 75 से उतना छोटी, तो इसको हम एकदम अच्छे तरीके से यूं ऐसे कर सकते हैं कि 31 से उतना क्या है, वो 31 से बड़ी है और 75 से क्या है, छोटी है, उसको आप हमेशा ऐड कर लीजिएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, हमेशा वो संख्या आपके सामने निकल कर आ जाएगी। 7 3 कितना हो गया, 10 आ गया, और उसके बाद उसको आप 2 से डिवाइड जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, अर्थात 53 वह क्या थी, वह संख्या थी। ऑप्शन सी नंबर इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का कभी आपके सामने अब क्वेश्चन आए कि इतना से उतना बड़ी और उतना से इतना छोटी, तो उसको आप हमेशा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, राइट आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक भैया। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने भी रब किया और आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि ए, बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन जो है 40 केजी है, बी और सी का औसत वजन 43 केजी है, तब बी का औसत वजन क्या होगा। देखिए, ए प्लस बी कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत वजन जो उसने दिया है वो दिया है 45 केजी, 45 केजी कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी का औसत वजन, ए और बी का जो औसत वजन उसने कितना दे रखा है, 40 केजी, 40 केजी उसने दे रखा है। और फिर क्या कहा कि ए प्लस सी का औसत वजन जो है, ए प्लस कहाँ गया, बी प्लस सी का, देखिए सी प्लस बी का औसत वजन जो उसने दिया है 43 केजी दिया है। कह रहा है कि बी का आप हमें औसत वजन बता दीजिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी का औसत वजन दिया है 45 केजी, तो इनका हम योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना औसत हो और जितने लोग हों उसी से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो औसत वजन 45 है, लेकिन यहाँ लोग कितना थे, 1 2 3, सी 3 थे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। तो 45 दिए, ये कितना, देखिए 135 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इसको हम एवरेज जो इनका औसत है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब b प्लस सी 2 है, तो देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 हो गया। उसने कहा है, अब देखिए a प्लस बी का औसत वजन का योग जो है वो कितना है, 135 है, a प्लस बी का 80 है, b प्लस सी का कितना दिया है, 86 दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि उसमें हमें किसको निकालना है, b का हमें औसत वजन ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, b प्लस सी का दिया है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का तीनों का दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के अगर हम यहाँ से रख दे रहे हैं, देखिए घटा दे रहे हैं, तो कितना निकलेगा, कितना निकल जाएगा, देखिए a प्लस बी को हम यहाँ से रख दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर उसने कितना रखा है, 135। यहाँ से हम a और b का घटा दे रहे हैं, a प्लस बी का अगर हम घटा दे रहे हैं कितना,
80। ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो ये तो इतना कट जाएंगे, बचे यहाँ से कितना, सी का। यहाँ से हमने कितना निकाला, देखिए 8 5 13 55 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो सी का नहीं चाहिए था, हमें चाहिए किसका, हमें बी का चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्या, बी के स्थान पर आप इनका क्या कीजिए, रख दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी प्लस बी बराबर कितना दिए हैं, 86 दिए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सी का यहाँ से घटा दिया, अर्थात बी बराबर जो हो जाएंगे, इसमें से हमने क्या किया, 55 को घटा दिया। 6 में से 5 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3। 31 kg का कौन रहा होगा, बी। आपको ये समझाने में आपको इतना टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो डायरेक्ट जो यहाँ पे संख्या दी गई हो, जो यहाँ पे एवरेज हो, उससे आप डायरेक्ट गुणा कीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस ये तरीका हम समझाने के लिए आपको थोड़ा समय दे रहे थे। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और आपको आसानी तरीके से उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को हमने किया इरेज, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। ठीक भैया, देखिए तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, एक क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, कह रहा है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि लाभ परसेंट है ना, तो लाभ प्रतिशत क्या है, क्या कह रहा है, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य। तो हमने लिखा 25 पुस्तकों का क्या क्रय मूल्य, मतलब हमने लिख दिया सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बराबर किसके हैं, 20 पुस्तकों के एसपी के सेलिंग प्राइस के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम इसको क्या कीजिए, 5 हम 25 और 5 चौकम 20 कर दिया, सीपी अपान एसपी का जो रेशियो निकाला कितना, 4, इधर से हमने क्या कर दिया, इसको भाग में लगा दिया, अर्थात उसका क्रय मूल्य 4 रुपये था और विक्रय मूल्य 5 रुपये था। अर्थात आपने कोई वस्तु खरीदी है वो कितना, 4 रुपये में, और उसको बेच दिया आपने 5 रुपये में, तो आपको लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ 1 रुपये पर। और जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 4 इसका इतना था, और परसेंट के मतलब प्रतिशत के लिए हमने कितना लगा दिया, 100 से गुणा कर दिया। इसको जब हमने कट कर दिया तो 4 25 चौकम 100, 25% का उसको क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, अब अगले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। ठीक है, इरेज किया हमने इसको, देखिए। और अगर हाँ भैया, अगर आपको यार समझ में आ रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप लोग हो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार क्लास को बनाने में। तो इसलिए आप लोग एक काम जरूरी कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन फिर एवरेज का आ गया कि 12 संख्याओं का, देखिए कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो समुच्चय का औसत क्या होगा। अगर आपने लगभग हमारी सभी वीडियो 60 वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को यूं ऐसे चुटकियों में हल कर सकते हैं बिना पेपर और पेन के। देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, औसत 9 है, 9 दूनी 18 कह रहा है, 3 जोड़ दिया जाए, 18 3 21 आंसर। लेकिन कैसे लगाएंगे इसको देखिए, कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए, तो हमने आपको बहुतों बार ये बताया है कि जब भी गुणा करने की बात कहे, जोड़ने की बात कहे, घटाने की बात करें, हमें कुछ इस संख्या में नहीं जाना है, हमें सिर्फ औसत जो उसका दिया होगा उसके साथ हमें खेला कर जाना है। तो हमने 2 से गुणा कर दिया, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, ऑप्शन में 18 भी है, भूलिएगा मत, क्योंकि जल्दबाजी में आते हुए क्वेश्चन ही गलत होते हैं। उसने कहा है अभी उसमें क्या किया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए, तो हमने 3 ऐड कर दिया, 18 3 कितना हो जाएगा, अब उसका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 21, उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन तो आपको अच्छा ही लगा होगा कि किस प्रकार से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक नल एक टंकी को
18 घंटे में भर सकता है। टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी 20 घंटों में भरती है। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो रिसाव के कारण वह कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमने मान लिया दो नल हैं, एक ए है एक बी है। ये क्या कर रहा है, भर रहा है 18 घंटे में, और दूसरा ए टाइम एंड वर्क का पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है। ठीक है, रिसाव के कारण वो कितने घंटे में भरती है, 20 घंटे में भरती है। कह रहा है यदि टंकी क्या हो, पूरी भरी हुई हो तो रिसाव के कारण वह खाली हो जाएगी। ये रिसाव के कारण है। ठीक है, तो इसका अगर हमने निकाला तो कितना आ जाएगा, एलसीएम अगर निकाल रहे हैं तो 300 कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। तो 18 दूना 36, 20 आ गया, और 20 18 कितना आ गया। ठीक है, हाँ देखिए अब कह रहा है कि रिसाव के कारण, क्या कह रहा है कि रिसाव के कारण वह टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी। देखिए इसको अगर हम काटना चाहें तो 2 दहम्मा 20 और 2 नवा 18 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि रिसाव के कारण वह टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, रिसाव के कारण। ठीक है, रिसाव के कारण टंकी कितना देर में खाली हो जाएगी। देखिए ये हमारा क्या है, ये है टाइम, उसको समय कितना लग रहा है। ये क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, हाँ टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क दे दिया गया। ठीक है, और ये क्या है, उसकी इफिशियंसी है, क्षमता है। तो देखिए क्या है, क्षमता है। डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। रिसाव के कारण हमें करना है, रिसाव के कारण हमें क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम जो आ जाता कितना आ जाता, 180 आ जाता। ठीक है, हाँ तो ये कितना आ जाता, 18 दहम्मा 180 और 2 ना 18। ठीक है, रिसाव के कारण कह रहा है, तो रिसाव के कारण डिफिशियंसी कितना है, 1 है। 180 हमने क्या किया, बटे कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो रिसाव के कारण कितना देर में भरेगी वो टंकी को, 180 मिनट में वो क्या करेगी, टंकी को पूरा खाली कर देगी। ठीक है, हाँ जो क्या है, रिसाव के कारण कितने देर में, तो 180 मिनट उसको लगेंगे टंकी को खाली करने में। ठीक है, हाँ ये क्या होता है, टाइम होता है। ये क्या होता है, इफिशियंसी होती है, मतलब टोटल वर्क होता है, कितना कार्य हुआ है। ये क्या है, क्षमता है उसकी। ठीक है, ठीक, हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और हाँ एक हम कल जो है लेकर आ रहे हैं मैथ्स मैराथन। ठीक है मेरे दोस्तों, हम कल लेकर आ रहे हैं मैथ्स मैराथन, जिसमें हम क्या होगा कि लगभग 150 क्वेश्चनों का एक मैराथन लेंगे, जो लगभग 3 से 4 घंटे चलेगा। और उसमें पूरे मैथ का हम क्या करेंगे, निचोड़ आप लोगों को सामने रख देंगे। उसको आप कर लीजिए, जरूर कर लीजिएगा। उसी में से एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा, वो भी कल 2 बजे। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि एडवांस मैथ का है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 12320 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोगों को एक चीज तो पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। तो बेलन का आयतन जो क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का जो सूत्र होता है आयतन का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वो बराबर किसके दिया है, 12320 घन सेंटीमीटर के। अब हमने पाई के स्थान पर कितना रखा, 22/7 इंटू, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, आर त्रिज्या हमें गणना करनी है, त्रिज्या की हमें गणना करनी है। और एच उसने कितना दिया है, 80 दे दिया है। उसके बाद देखिए 12320, तो 0 से हमने क्या कर दिया, 0 से कट कर दिया। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, कट करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 से तो नहीं कटता, लेकिन हाँ 4 से जरूर कट रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट हमें कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने इसको काटा, 4 दूनी 8, इसके बाद देखिए 4 तिहाई 12, 0 4 8 32 कट गया। अब इसे हम क्या कर देते हैं, 11 से अगर चेक कर रहे हैं तो देखिए 11 दूना 22, 11 8 88 और 11 दूना 22। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 7 28। ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 आ गया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात उसकी जो त्रिज्या रही होगी वो कितना रही होगी, 7 सेंटीमीटर रही होगी।
इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ इतना मतलब था कि आपको क्या है कि बेलन का आयतन का जो सूत्र है आपको ये पता है कि नहीं पता है। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको उसको भी समझाने का अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने इरेज किया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इरेज कर दिया, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है कि यदि धनात्मक संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 2 और 84 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा। उसने हमें दिया है मासा, जो उसका दिया है मासा उसने कितना कह दिया 2 है, और लासा जो दिया है लासा 84 है ना। हाँ, एलसीएम एंड एचसीएफ वाला भैया, नहीं तो आप लासा उसका समझ रहे हो कि जो चीनी वाला बनता है ना, चीनी वाला नहीं है ये, क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ है, ठीक है। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जब भी ये है तो हम क्या करेंगे, जो मासा दिया हो उससे आप एलसीएफ को हमेशा भाग कर देंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने अगर आ रहा है तो जो मतलब एचसीएफ हो, मासा हो, उससे आप क्या कीजिएगा, एलसीएम को भाग कर दीजिएगा। तो अगर हमने 84/2 कर दिया तो कितना आ गया, 42 आ गया। अब इसका आप एक को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या लीजिएगा इसका फैक्टर का। तो अगर हमने किया इसका तो कितना हो रहा है, 7 छंगे 42 हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अर्थात देखिए उसी एलसी मतलब मासा से आप इसको गुणा कर दीजिएगा। अगर गुणे 2 किया तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, गुणे 2 किया तो 6 दूनी 12। वो कह रहा है कि योग ज्ञात कीजिए, तो 14 12 कितना हो गया, 26 हो गया। अर्थात इसका क्या होगा, राइट आंसर जो होगा 26 इसका आपका राइट आंसर होगा। लेकिन हमें ये इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो ये कहता कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं तो इसके लिए होता, लेकिन उसने कहा है कि उनका योग, तो यहीं पे हम डायरेक्ट करते 7 6 13 गुणे 2 कर देते, बराबर कितना हो जाता, 26 हो जाता। यहाँ पे उसने आपसे योग पूछा है, यहीं पे आपसे वो डिफरेंस भी, उनका अंतर भी पूछ सकता था, उनका गुणनफल भी पूछ सकता था, उनको भाग करने पर कितना आएगा ये भी पूछ सकता था। तो इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से आप उसको आसानी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है कि जो एलसीएम दिया हो उसको हम क्या करेंगे, एचसीएफ से मासा से भाग कर देंगे, उसके बाद उसका को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या निकालेंगे, ठीक है। हाँ, जोड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। को प्राइम नंबर उसी को कहते हैं, ठीक है। अगर आपको को प्राइम नंबर अभी भी नहीं है याद, तो आप एक काम कीजिएगा, नहीं समझ पाते हैं आप लोग तो एक वीडियो हमारा नंबर सिस्टम का पड़ा है, उसको जाकर आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए चलिए हम अगले क्वेश्चन पर लेकर आप लोगों को चल रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात, प्रोपोर्शन एंड रेशियो का है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होगा। तो पहले संख्या कितना थी, 3:5 में थी। हमने कहा यहीं पे आप क्या कर लीजिए, x लिख लीजिए, तो 3x अपान कितना हमने कर लिया, 5 कर लिया। पहली संख्या में उसने कहा 8 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, तो जो रेशियो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 2/3 के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम हल करके उस संख्या निकाल लेते हैं, को संख्या कौन सी रहेगी, 3 त्रिक 9 हो गया, प्लस 8 त्रिक कितना होगा 24, और उसके बाद 5 दूनी 10 और उसके बाद 7 दूनी 14। तो देखिए इसको हमने क्या किया, हल किया, तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे हम मान रख लेते हैं, अर्थात 10 तिहाई 30 और 10 पचे 50 वो संख्या रही होगी। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए, तो लो भैया हमने 6 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 30 6 36 और 50 6 56। इसको हमें कट कर देना है, तो इसको हमने अगर 2 से कट किया तो कितना आ गया 18, और इसको हमने कट किया तो कितना 2 दूनी 4 2 8 16। अभी ये फिर एक बार और कट हो जा रहा है, 2 नाम 18 और 2 14, 9:14 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो
आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं, आपकी इजाज़त हो तो हम चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छे तरीके से अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा एलसीएम एंड एचसीएफ का है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 13 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है, तो उनमें से यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का लासा जो है उनके मासा का कितना गुना है, 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग मतलब लासा और मासा का योग 252 दिया है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए आपको एक फार्मूला तो याद ही होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम एंड मतलब इनटू एचसीएफ के लासा गुणे मासा के होता है। इसने क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मासा जो है लासा का 13 गुना है। अगर ये एक, देखिए लासा जो है मासा का 13 गुना है, अगर उसका मासा 1 रहा होगा तो एलसीएम कितना रहा होगा, 13 गुना रहा होगा। और ये तो आ गया ये ना। देखिए अब उसने कहा है लासा और मासा का योग 252 है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 13 एक कितना होगा 14, हमने यहाँ पे बराबर x लगा दिया अपने आप से, कितना है 52 है, तो हमने यहाँ से इसको अब कट किया, 14 है कम 14 है ना, 14 कम 14, 11 25, 14 8 112, अर्थात x बराबर कितना आ गया 18 आ गया। तो अगर ये एचसीएफ उसका, अगर एचसीएफ जो है कितना है 18 है, तो एलसीएम जो होगा क्या होगा, क्योंकि उसका 13 गुना था तो 13 गुणे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसने कहा है यदि एक संख्या क्या है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी पे हमने रखा, एक संख्या कितना है 54 है, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए 13 गुणे 18 गुणे हमने क्या कर दिया 18 कर दिया। अब देखिए 6 नाम 6 9 54 और 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18, तो दूसरी संख्या 13 छंग 78, अर्थात दूसरी संख्या क्या होगी 78 होगी। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए ना। तो आप इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा कि एक बार पुनः इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे जरूर, ठीक है। तो एक बार आप इसको लगा लीजिएगा और लास्ट क्वेश्चन पर हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने ये कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, देखिए इसको हमने इरेज किया। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि 1/3 गुणे 4, क्या कह रहा है 1/3 गुणे 4, 1/3 गुणे 4 प्लस उसने रखा है 1/4 गुणे 5, ऐसे सो अंडर डॉट कहाँ तक गया है 1/20 गुणे 21 का मान होगा। कह रहा है कि इसका क्या मान होगा, अर्थात 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए 1 आ गया, डिफरेंस 1 आ गया, डिफरेंस जो यहाँ पे रहा होगा उन सबका भी डिफरेंस कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या को ले लेना है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट की संख्या को ले लेना है। अदरवाइज आप ऐसे करेंगे 1/12, 1/20 तो बहुत टाइम, पूरा पेपर 60 मिनट इसी में सिर्फ लगा के आएंगे आप लोग इसको सॉल्व करने में। तो हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, बेस्ट अप्रोच देनी है। तो हमने क्या कहा 1/, क्या ले लिया 3 ले लिया, इससे हम माइनस कर देंगे लास्ट की संख्या का 1/21। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसका एलसीएम अगर हमने निकाला कितना आ गया 21 आ गया। अब इससे हम इसको भाग देंगे 3 7 21 माइनस 21 एक कम 21, ठीक है। अगर हमने 7 में से 6 1 को घटा दे कितना 6 बटे कितना आ गया 21 आ गया। इसको हमने काटा 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2/7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं,
आप इसका कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो अगले मॉक टेस्ट में हम इसको सॉल्व जरूर करा देंगे, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 17.5 सेंटीमीटर है। एक साइकिल चालक को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूरी को तय करने में 165 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिया कितना चक्कर लगाएगा? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। बस इतना आप लोगों को हम यहाँ पे हिंट्स देना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये कोई पहिया है, ये कोई क्या है, पहिया है, साइकिल का टायर है। अगर ये कितना दूरी तय करेगी तो इसी को हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, इसी को हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ए बी, यही क्या हो जाता है, इसका डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाता है। और वृत्त का अगर परिधि की बात करें तो क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। चक्कर कितने लगा रहा है, यन लगा देता है। बस इसी पे आप जो अभी क्वेश्चन आपको सामने ऊपर दिखाई दे रहे हैं उनको फिलअप करके आप आंसर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अगले मॉक टेस्ट में, और कल के लिए आप तैयार रहिएगा। ओनली 4 घंटे में आप लोगों को संपूर्ण मैथमेटिक्स एसएससी जीडी का आपको हम देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप जितने विजन अभी देख रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।